साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ धारा 11 पीसी एक्ट को लेकर के। मैं डिस्कस करूँगा कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस पॉइंट को, जिसकी जानकारी कंसर्न अक्यूज्ड को होनी चाहिए, ताकि जब भी मुकदमा वो लड़ रहा है, जो कंसर्न मुकदमा है उसको वो ऑब्जर्व कर पाए और एज पर लॉ वो डिफेंड कर पाए। इससे बिल्कुल ना घबराएं, वर्कआउट करें, डेफिनेटली हम होंगे सक्सीड, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक नोटबुक जो है साथ लेके बैठें, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उसको ऑब्जर्व करें, नोट डाउन करें और अपने केस में अप्लाई करने का जो है प्रयास करें। क्लियर हो गया? चलते हैं ऑन द स्क्रीन। साथियों, सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये डील करता है विद द करप्शन, जहां पर ट्रांजिशन जो है वो काइंड में है, मनी में नहीं है। अगर ट्रांजिशन मनी में है तो वहां पर क्या लागू होगा? धारा 7। पर जहां ट्रांजिशन काइंड में है वहां क्या लागू होगा? सेक्शन 11। ट्रांजिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो इन एंटिसिपेशन, क्लियर हो गया, या होगा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। मोटी मोटी बात यह है कि पैसा मिलेगा तो ही काम करूंगा, काम कर दिया पैसा दो। तो जहां पैसा प्राथमिकता है वहां है इन एंटिसिपेशन, और जहां पर काम के बाद पैसा प्राथमिकता है वहां है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो मैंने आसान भाषा में जो है क्लियर कर दिया आपको। क्लियर है? चले आगे। अब डिफेंस पॉइंट क्या होंगे उसको अपन जो है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है अनड्यू एडवांटेज को। अगर प्रोसिक्यूशन अनड्यू एडवांटेज को प्रूव नहीं कर पाता है, ऐसे सिनेरियो में मियर डिमांड, मियर एक्सेप्टेंस कैनॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप देंगे स्पष्टीकरण तो उसमें होना चाहिए प्लॉजिबल इफेक्ट। मैंने कई बार देखा है आप लोगों को कि आप मुकदमे को लड़ते हो ओल्ड तरीके से। ये ओल्ड मेथड जो है हमें छोड़ने होंगे, हमें न्यू मेथड जो है अपनाने होंगे। लीगल साइंस प्लस टेक्नोलॉजी ही जीत का आधार है। और अगर शर्म पालोगे और ऐसे लोगों से पैरवी कराओगे जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, तो आप डिफेंड प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो जानकारी भी होनी चाहिए, हमें नेचुरल माइंड भी अप्लाई करना है, पर हमें ज़रूरत है आर्टिफिशियल साइंस की भी या एआई की भी, जो हमारी एक अच्छी हेल्प कर सके। सोल डिपेंडेंसी खराब है, पर हेल्प के लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना चाहिए, इसमें मैं कतई जो है परहेज नहीं करता हूँ। क्लियर है बात ये? तो ये पहला पॉइंट हो गया कि वी मस्ट अटैक ऑन द अनड्यू एडवांटेज। आप चलते हैं आगे। दूसरी बात, जो कंसेंट डिमांड है अनड्यू एडवांटेज की, उसका होना चाहिए कनेक्शन विद द ऑफिशियल फंक्शन। नटशल में हम लोग कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी पेंडेंसी ऑफ वर्क। अगर पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो वहां पर प्रोसिक्यूशन जो है क्या होता है? वीक, क्योंकि देर इज नो मोटिव रिगार्डिंग द एलिस डिमांड ऑफ ब्राइब। तो वहां पर इसका फायदा मिलता है 100% कंसेंट आरोपी को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके फैक्ट्स हैं, खासकर डिफेंस के फैक्ट, उस पर क्या जांच करी आईओ ने या नहीं करी। अगर जांच नहीं करी है तो उसका फायदा ले सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ज्ञापन सौंपो। आप लोग ज्ञापन सौंपते नहीं हो, आपको रॉन्ग एडवाइस ये मिलता है सलाहकारों से कि अगर ज्ञापन देंगे तो पत्ते खुल जाएंगे। मैं लिख भी रहा हूँ, या हम डिफेंस लेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। साथ में छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब हमारे देश पे हमला हुआ था तो वहां पर जो आर्मी थी उसने यूज़ किया डिफेंस मैकेनिज्म को। अगर वो यूज़ नहीं करते हैं, जो कंसर्न ड्रोन्स थे या मिसाइलें थी वो डैमेज करती, नुकसान जो है बढ़ सकता था। तो नुकसान को रोकने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को इंसेप्शन से ही हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं और हमारा एक माइंड सेट है कि चुपचाप बैठ जाओ, जबकि आपको बात को रखना चाहिए। हम जी रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहां रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर बात को रखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? पर बात को लिख के देना है, कहने की बजाय। बस ये ध्यान रखना है अपने को। तीसरी बात, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्क तो पेंडिंग नहीं है, इसके साथ साथ आप कंपिटेंट भी नहीं है रिगार्डिंग द वर्क। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, आप कंपिटेंट नहीं है, देन डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट बनता है। इसलिए बेसिकली हम लोग एक बनाते हैं मार्कशीट और नंबरिंग जो है करना शुरू करते हैं कि क्या मैं कंपिटेंट हूँ।
क्या काम जो है पेंडिंग है, क्या मैंने अनड्यू एडवांटेज को जो है डिमांड किया, क्या मुझसे कोई अनड्यू एडवांटेज जो है रिकवर हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स को जो है बनाते चलो, क्वेश्चंस को जो है लिखते चलो, आंसर जो है देते हुए चलो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस इस केस में आ जाएगा कि मेरा क्या होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा। जितने पॉइंट आपको मिलेंगे पॉजिटिव, उतना ही फायदा आपको वहां पर होने वाला है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एलिस ट्रांजेक्शन है, मैं आता हूं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ये इनलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा एज पर रिकॉर्डिंग कि मेरा एक कमरा जो है बुक कर दो थाईलैंड में, पर इसके बेटे ए ने बी को पैसे दे दिए, क्योंकि बी ने कहा था कि मेरे जीजू हैं या मेरे कोई मिलने वाले हैं जिनका ऑफिशियल प्रेमाइसिस है थाईलैंड में, या वो एक ट्रैवल एजेंट है, तो आपको डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। अगर ये साबित कर दिया ए ने या स्पष्ट कर दिया, तो केस क्या हो जाएगा फिर, द ट्रांजेक्शन मस्ट बी लीगल, और उसका कोई पर्पस जो है इलीगल या अनलॉफुल या इनलेजिटिमेट नहीं होना चाहिए। बस ये मोटी मोटी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने मीन्स अक्यूज ने कोई बेनिफिट जो है ड्रॉ नहीं किया, और ना ही कोई बेनिफिट जो है पहुंचाया परिवादी को। तो जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं जिसको आप रिकॉर्ड पर रखेंगे, बर्डन हालांकि आपके ऊपर है, पर अगर फैक्ट्स को स्पेसिफिक नहीं करेंगे या आपका समुचित स्पष्टीकरण नहीं होगा, तो आप जीत नहीं पाओगे। ये बात दिमाग में सेट कर लेना आज ही। इतना आसान नहीं है मुकदमे, ये जितना आसान आपको लगते हैं। और कई बार देखा है मैंने कि आप ऐसे पैरवी करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखो भाई, अगर मुकदमा है पीसीएड का, डू नॉट टेक इट इन अ कैजुअल वे, मारे जाओगे। बहुत तरीके के साथ आपको केस को पढ़ना है, फैक्ट्स की स्क्रूटनी करनी है, कौन से फैक्ट्स हमारे खिलाफ हैं, जिसको हम कहेंगे इंक्रिमिनेशन इन द फैक्ट, और उस पर हमारा क्या है एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तब तो निकल जाओगे, नहीं समझी तो मारे जाओगे। किधर हो गया, चलते हैं अपन आगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ, कि ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की टू प्रूव द इंग्रेडिएंट्स। अगर इंग्रेडिएंट्स जो है रिकॉर्ड पे नहीं है, तब भी आपको जो है फायदा मिल जाएगा। और बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, द अक्यूज मस्ट बी द पब्लिक सर्वेंट, अक्यूज ऑब्टेन एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी अनडू एडवांटेज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनलॉफुल और इनलीगल डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट को सामने रखो फैक्ट्स को, सामने रखो हाइपोथेसिस को। अगर जहां नकारात्मक उत्तर आ रहे हैं अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, वहां आप जीत लो। पर जहां आप उत्तर दे नहीं पा रहे हो, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, तो आप वहां पर जीत नहीं पाओगे। इस बात को जो है दिमाग में सेट कर लो। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट, कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसका जो इंटेंट है वो डिसऑनेस्ट है। जब तक इस तरह के एलिमेंट फाइल पे नहीं है, तब तक आपको कोई डर की जो है जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझनी है कि केस जो है प्रोसिक्यूशन का है, और उनको एज पर सेक्शन 104 ऑफ बीएसए केस जो है प्रूव करना है। अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पाता, तो आपको वहां पर फायदा मिल जाएगा। वीक डिफेंस, नो डिफेंस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। पर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी एविडेंस है, उसका हमें देना है एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, ताकि हम केस में सस्पेक्ट जो है पैदा कर सकें। बस ये ध्यान रखना, अगर ये चीज दिमाग में सेट कर ली आपने, तो डेफिनेटली आपको जो है फायदा मिल जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। चलें आगे, पॉइंट नंबर 8 पे बनाते हैं कि फाइल में होना चाहिए इंडिपेंडेंट कोरबोरेशन। अगर वो नहीं है, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। पॉइंट नंबर 9 पे बनाते हैं कि प्रोसिक्यूशन को जो है केस प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको जो है डिफेंस साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको डिफेंस जो है साबित करना है विद प्लॉजिबल इफेक्ट। अगर आप ये बात समझ गए, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा अगर जांच कार्रवाई इनलीगल है और सेक्शन 17 पीसीएट और धारा 26 बीएनएसएस का उल्लंघन हुआ है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी प्रॉपर, इट मस्ट बी एज पर द नॉर्म। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि आपने ज्ञापन सौंपा, इन्होंने जांच नहीं करी, तो इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगा, अनफेयर। और जब भी हम ज्ञापन को ड्रॉ करेंगे, तो एक सिद्धांत है, वो क्या है कि असर्शंस क्या है और उस पर हमारे रीजनिंग्स क्या है। और उसके बाद क्वेश्चंस जो है आप कीजिए फॉर्मुलेट, कि इन बिंदुओं पे जांच कीजिए, या ये बिंदु जिस पर आप जांच कर चुके हैं उस पर हम जो है दर्ज कर रहे हैं ऑब्जेक्शन। अगर वो जांच कार्रवाई प्रॉपरली नहीं करते हैं या उनकी कार्रवाई में जो है संदेह है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। हालांकि स्थितियाँ डिपेंड करती हैं केस टू केस, पर ये कुछ सिद्धांत है मोटे मोटे, क्योंकि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर होते हैं, तो जो हमें अनुभव है वो आपके साथ जो है साझा कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया जो है मिल सके। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे,
कि सैंक्शन जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अगर सैंक्शन जो है डिफेक्टिव है, मीन्स इट इज़ बाय द अथॉरिटी हु इज़ इनकॉम्पिटेंट, या सैंक्शन जो है मैकेनिकल है, देन डेफिनिटली यू कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया? इसको जो है आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मामले हैं धारा 11 पीसी एक्ट के, वहाँ प्रिजम्पशन है धारा 20 पीसी एक्ट का। पर प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए जो फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं, उनको साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा। अगर प्रथम दृष्टया रूप से एविडेंसेस नहीं है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो कंसेंट फैक्ट्स हैं वो कितने हैं इनकॉन्सिस्टेंट, उनमें कितना है लेक ऑफ कोरोबोरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर कोई डिमांड को जो है साबित करना चाह रहा है प्रोसिक्यूशन, और उसके पास में है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पर ये एविडेंस ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, या सेक्शन 63 है बीएसए का, उसकी पालना सुनिश्चित नहीं हुई, या प्रॉपर हैश वैल्यू नहीं है, या एविडेंस जो है प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं है, तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। क्लियर हो गया? इस चीज को भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के वी आर हैविंग मल्टीपल पॉइंट टू डिफेंड। तो कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है आपके केस में, ये डिपेंड करेगा आपके केस के रिव्यू के ऊपर। तो इसलिए फाइल को पूरा पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, कमियां कहाँ दिखाई दे रही है उस पर वर्कआउट करना है।